14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और स्वयं तो दीक्षा ली, लेकिन अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा लेने और देने का कार्य है, इस घटना को पूरी दुनिया ने नोटिस किया धम्म क्रांति के रूप में, यानी कि बुद्ध धम्म के भारत में पुनर्जागरण के रूप में। इस घटना को 66 साल का ये वक्त बीत चुका है। बाबा साहेब तो उसके बाद नहीं रहे, लेकिन बाबा साहेब का विचार, उनकी प्रेरणा, उनका आदर्श लेकर बाबा साहेब के अनुयायी उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कार्य को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज भी संघर्षरत है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं नागपुर के इस पंचशील नगर में। पंचशील नगर का ये दरअसल प्रज्ञाशील करुणा बुद्ध विहार है, जहां ये महिला सशक्तिकरण संघ की जो बहनें हैं वो इकट्ठा हुई हैं। दरअसल इनके कार्यालय में हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन ये सब लोग यहाँ बुद्ध विहार में इकट्ठा हुए, तो हम लोग यही मिल रहे हैं इनसे। दरअसल हमें ये भी पता चला कि महिला सशक्तिकरण संघ की जो बैठक है वो इस समय यहाँ होनी है, और ये धम्म दीक्षा के स्मृति दिवस पर नागपुर में जो बड़ा पुस्तकों का मेला लगता है दीक्षा भूमि पर, ये उसके आयोजन की भी तैयारी है। और हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण संघ के जो मुख्य प्रेरणा में रहे और जिन्होंने इन बहनों को इंस्पायर किया कि इस तरह के संघ का निर्माण करना चाहिए, वे डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते, वे भी हमारे साथ हैं। तो भंते जी को भी वंदामी कहते हैं और हम अपने इस काम को आगे बढ़ाते हैं। भंते, ओकास वंदामी। भंते जी, हम बात तो यहीं से आप ही से शुरू करना चाह रहे हैं। भंते जी, ये 66 साल का वक्त बीत चुका है, बाबा साहेब ने धम्म क्रांति की, और इसका एक छोटा सा आकलन हम इस समय कर रहे हैं कि इस काम का कितना प्रभाव लोगों पर पड़ा है। लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं महिला सशक्तिकरण संघ के पास, और हमें ये पता चला कि इस संघ की मूल प्रेरणा में आप ही हैं। तो हम आप ही से जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण को स्थापन करने का क्या उद्देश्य रहा। तो सर्वप्रथम मैं 6 सुबह जो बाबा अम्बेडकर की दीक्षा समारोह का दिन है, उसकी मैं सबसे पहले सब लोगों को आवाज़ टीवी के माध्यम से बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी नागपुर की धरती पर 1 जुलाई के महीने में 1942 में एक सभा का आयोजन किया था। वो महिला परिषद थी, और उसमें उन्होंने जो उद्बोधन दिया था कि जब तक किसी भी समाज की महिलाओं की प्रगति नहीं होती है, तब तक देश कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो उसी मूल धारणा को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हमारे देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान से जो कुछ भी अधिकार उन्हें मिले, और भी ये लोगों में चेतना आनी चाहिए, इस भावना के साथ में हम लोगों ने 26 नवंबर 2016 को हमने महिला सशक्तिकरण का गठन किया। और देश के अंदर में महिलाएं सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कैसे बदलाव आ सकता है उनके जीवन में, और वो कैसे आगे बढ़ सकती है, इसकी मूल धारणा के रूप में हम लोगों ने एक शुरुआत की। और बाद में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने धम्म दीक्षा का आयोजन काफ़ी जगह हमने किया है। नागपुर के कस्तूरबा पार्क में हमने धम्म दीक्षा का आयोजन किया था, गोंदिया के पास काटी बगोले में हमने धम्म दीक्षा का आयोजन किया था, छत्तीसगढ़ में हमने धम्म दीक्षा का आयोजन किया। और आप जानते हैं कि कोविड की वजह से 2 साल तक ये धम्म दीक्षा का आयोजन फिजिकली तो नहीं हो सका, लेकिन हमने 2020 में ऑनलाइन के माध्यम से भी धम्म दीक्षा हमने दी थी। और अभी रिसेंट में 18 सितंबर को हम लोगों ने भोपाल में धम्म दीक्षा का आयोजन किया था, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर की यही जो प्रेरणा हमें मिली है, उसी के माध्यम से लगातार जो है हम लोग धम्म दीक्षा के प्रोग्राम जगह जगह करना चाह रहे हैं, और इन फ्यूचर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं कि महिला एक घर की बैकबोन होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे हम आजकल के सरल भाषा में कहा जाए तो गृह मंत्री होती है। तो ऐसी महिलाओं को जो देश के अंदर में अभी भी पिछड़ी हुई है, तो महिला सशक्तिकरण ये ज़्यादातर प्रयास कर रहा है कि उन्हें कैसे बाहर आ सकता है। इसलिए भारत के अंदर में कई राज्यों से हमारे साथ महिला सशक्तिकरण मतलब महिला सशक्तिकरण संघ लगभग पूरे देश में काम करता है। पूरे देश में काम करता है। तो लगभग हमारे पास में 7 राज्यों में हमारे अध्यक्ष बने हुए हैं, उनकी पूरी टीम बनी हुई है, और लगातार जो है ये प्रयास कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो धम्म क्रांति का आंदोलन है, वो कैसे हम ज़मीन पर हकीकत के रूप में उतारते रहें। और अब हमने ये भी शुरू किया है कि जितने लोग हमारे साथ धम्म दीक्षा ले रहे हैं, उनके साथ कागजी कार्रवाई भी करना शुरू किया हुआ है, यानी वो गेजेट में भी उनका नाम आए और वो एक बौद्ध हैं ऐसा वो जाना जाए। तो इसके लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं।
और बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के इतने वर्ष बीत जाने के बाद हम लोग कुछ वर्षों में ही इसको एक बड़ा स्वरूप देने वाले धम्म क्रांति को, जो जगह जगह देश के अलग अलग राज्यों में जो है हम धम्म दीक्षा का आयोजन करेंगे। प्रति वर्ष जो है हम लोग 26 नवंबर को हाँ। हम लोग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और देश में अलग अलग जगह जाकर जो है सामाजिक चेतना के लिए, धार्मिक चेतना के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं। जी, भक्ति जी से तो हमने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को जाना। आइए ज़रा इस बहन से बात करते हैं। बहन, क्या आपका नाम? प्रथम सभी को जय भीम और धम्म जयंती की, मैं आने वाली धम्म जयंती की सभी को शुभकामना देती हूँ और आवाज़ चैनल को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। आपका काम ऐसा ही अग्रसर चलते रहे। और मेरा नाम सरोजवा राजवर्धन, मैं महिला सशक्तिकरण संघ की कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि भंते जी ने कहा कि धम्म दीक्षा का आयोजन महिला सशक्तिकरण संघ करता है, तो इस धम्म दीक्षा में एक शिक्षा ये भी बात जुड़ जाती है, तो आप शिक्षा की व्यवस्था कैसे बनाते हैं? जैसे देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण संघ का मतलब ही ये है कि राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक यानी हर क्षेत्र में महिला सक्षम रहे। और महिला सशक्तिकरण संघ का मेन उद्देश्य भी ये है कि जो बाबा साहब ने जो नारा दिया था, धर्मांतरण, नामांतरण और साथ साथ में बेरोजगारी और शिक्षा, ये हमारे 4 मेन उद्देश्य है। तो ये इन उद्देश्य के साथ बुद्ध बाबा साहब के विचारों को घर घर पहुँचाना, इस पे हम लोग फिलहाल तो काम कर रहे हैं। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आप बुद्ध धम्म की दीक्षा तो देते हैं, लेकिन धम्म की शिक्षाओं के संबंध में आप कैसे योजना बनाते हैं? क्योंकि लोगों को आचरण नीति सिखाना भी तो होगा। ये तो या तो ऑनलाइन हमारे होते रहते हैं प्रोग्राम, या हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर एरिया में जाकर उनसे कांटेक्ट करें, घर घर जाकर, और जो बेसिक नॉलेज है आजकल जैसे 22 प्रतिज्ञाएं हो गए, या सब कुछ लोगों में तो बताया जाता है, लेकिन जहाँ से शुरुआत है बुद्ध की शिक्षा वही लोगों को मालूम नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक पहले हम लोग लोगों को बताएं। जो मूल शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को देना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी तो उन्होंने एक ग्रंथ दे दिया, बुद्ध और उनका धम्म। ये शिक्षा के लिए है, आचरण पद्धति को समझने के लिए है, बौद्धों की जीवन शैली को समझने के लिए है, और बिल्कुल इसी काम के साथ महिला सशक्तिकरण संघ भी आगे बढ़ रहा है। बहन, आपका नाम? मेरा नाम नंदिनी गौतम। नंदिनी बहन, आप सशक्तिकरण संघ में किस ओहदे पर है? मैं सचिव पद पर अग्रसर हूँ। और आप क्या बता पाएगी कि आपका ये जो महिला सशक्तिकरण संघ का काम है, इस काम में बाबा साहिब की प्रेरणा आपको कितनी मदद करती है, कितनी सहायता करती है? ताई ने जैसे बताया कि जो हमारा जो बेसिक नॉलेज है, जैसे कि जो आचरण है हमारा, जो हमारे धम्म में जो संस्कार है, तो उस संस्कार के बारे में पहले हम सभी लोगों को बताते हैं कि हमारे पहले संस्कार क्या है, और फिर 22 प्रतिज्ञा पर ही हम ज़्यादा भर देते हैं, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा ये हमारा बौद्ध धम्म का ही सार है। तो इसको हम पहले बताते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि नई पीढ़ी जो है वो भटक रही है, तो उनसे ने हमारी बहुत ही अपेक्षाएं हैं नई पीढ़ी को अच्छा राह दिखाए और बौद्ध धम्म के राह पर। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि 22 प्रतिज्ञा पर ही हम ज़्यादा भर। अच्छा, मतलब ये जो महिला सशक्तिकरण संघ है, ये संघ 22 प्रतिज्ञाओं पर ज़्यादा काम करता है। हम लोग इस समय बातचीत कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण संघ के साथ, और महिला सशक्तिकरण संघ के जो मूल प्रेरणा में रहे और उसके आधार में रहे, उसके संस्थापक रहे भदंत डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, उन्हीं से ये बातचीत को हम पूरा करेंगे। उद्देश्य तो आपके पास पहुंच चुका है। भंते जी, एक बात हम समझना चाहेंगे कि बाबा साहिब ने ये जो धम्म क्रांति की 1956 में, आपको क्या लगता है कि ये अपने मंजिल की ओर कितनी तेज़ी से बढ़ पा रही है? बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति, जैसे कि हम जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने धम्म क्रांति की, तो जब से लेकर देखते हैं तो अभी तक वर्तमान में लोग जो है बौद्ध बन रहे हैं, और लोग ज़्यादातर प्रभावित हो रहे हैं पूरे देश में। कहीं ना कहीं जैसे आप देखेंगे कि गुजरात है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र में तो इसका काफ़ी प्रभाव है। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, तो लोग अब बौद्ध धर्म की तरफ बड़े पैमाने पर आकर्षित हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के बाद आप देखते होंगे कि भारत में बहुत सारे विहारों का निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ, और बहुत सारे धर्म प्रचारक भी बने। इवन मैं भी यदि बना हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति और हमारे महापुरुषों का जो काम रहा है, उनकी प्रेरणा से ही हम लोग बन पाए हैं।
तो देखा हाँ। जाए तो पूर्ण रूप से भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति का तेजी से प्रभाव होते हुए नजर आता है। और हम हर साल देख सकते हैं कि दीक्षा भूमि में लाखों की संख्या में बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं, अपने खुद के पैसे से, खुद की श्रद्धा से वहाँ लोग उपस्थित होते हैं। एक उसका एक अहम प्रमाण देख सकते हैं। भंते जी, एक बात और चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे। दरअसल होता यह है कि बौद्धों की बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि वे तथागत बुद्ध के जाने के बाद भी, उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उन्होंने संगीतियों का आयोजन किया, और वो कई बार ऐसा संगायन करके इस बात को तय करने की कोशिश करते कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। अभी हम लोग बहुत संगठनों से बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास कुछ कुछ कन्फ्यूज़न मिलते हैं, कई बार टकराहट होती है उनके विचारों में। तो क्या आपको लगता है कि 1956 के बाद ये जो धम्म क्रांति या बुद्ध धम्म का ये जो पुनर्जागरण हुआ है, इसके बाद ऐसी कोई संगीति का आयोजन नहीं हुआ? आपको लगता है कि ऐसी संगीति का आयोजन होना चाहिए? ये संगति का आयोजन तो 1954 में म्यांमार के रंगून शहर में हुआ था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने भी खुद अपने प्रतिनिधित्व किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर में और पूरी दुनिया में 6वीं संगति के बाद ऐसी कोई संगति का आयोजन तो नहीं किया गया है। तो आपकी मान्यता कैसी है कि लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान में जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, और भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ पर बौद्ध धर्म बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बड़ा मजबूत है। भारत में देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के बाद ये धीरे धीरे जो है वो प्रभाव होते जा रहा है। लेकिन यह संगति की ज़रूरत जैसे कहा जाता है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देखा जाए तो संगति के लिए काफ़ी कुछ बड़े भिक्खुओं की ज़रूरत होती है, विद्वान भिक्खुओं की ज़रूरत होती है। और संगति तब होती है जब कोई समस्या होती है। अच्छा, तो जब बिना तो समस्या, वर्तमान में ऐसी कोई समस्या नहीं? ऐसे देखा जाए तो वैसी बड़ी समस्या तो खासकर देखी नहीं जा रही है, इसलिए संगति की उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो बड़ी आपको पैमाने पर। आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ों की स्पष्टता के लिए कोई संवाद होना चाहिए? हाँ, ये संवाद की ज़रूरत है, चर्चाओं की ज़रूरत है, लोगों में एक रूपता के लिए बार बार इकट्ठा होकर उस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन संगति जो है वो उसकी तो अभी पूरे संसार में ज़्यादातर लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि वो संगति होनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध वचनों में अपने आप में स्पष्टता है। राइट। तो बुद्ध वचनों में तो स्पष्टता है, लेकिन 1956 की धम्म क्रांति के बाद जो चीज़ें लोगों के सामने आई, हो सकता है कि इसमें सुस्पष्टता के लिए बार बार चर्चाओं की ज़रूरत है, संवाद की ज़रूरत है। हम बातचीत कर रहे थे महिला सशक्तिकरण संघ के साथ, और महिला सशक्तिकरण संघ में भी हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर भदंत चंद्र कीर्ति जी के साथ। यहाँ पर हम लोग इस बातचीत को रोकेंगे, इस चर्चा को रोकेंगे। आप सब लोग हमारे साथ आएँ, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बैठक में से ये थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला, इसलिए आप सभी का आभार। भंते जी, आपके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ रुकते हैं, इस कार्यक्रम को भी रोकते हैं, लेकिन इस वादे के साथ रोकते हैं कि हम आपसे पुनः भेंट करवाएंगे एक और संगठन के साथ, जो संगठन बाबा साहेब की विचारों के साथ, बाबा साहेब की धम्म क्रांति की प्रेरणा के साथ अपने जीवन को और अपने कामों को आगे बढ़ा रहा है। विजयताई, अगर हम आपसे समझना चाहें कि बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कुछ काम को करने की ज़रूरत है, तो क्या आप बताएंगे कि कौन सी वो एक्टिविटीज़ है जो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी? धम्म तो है ही, लेकिन शैक्षणिक वर्ग भी ज़्यादातर होना चाहिए। एजुकेशन के बारे में मैं ज़्यादा प्राधान्य देती हूँ, और बच्चों को मैं यहाँ हर संडे को, हर हफ्ते धम्म क्लासेस के लिए और बाबा साहब की बताई हुई सभी बातें और हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में सब चर्चाएं, उनके बारे में सब विषय बताती हूँ मैं उन लोगों को, जिससे कि उनको ज्ञान हो, आगे चलकर वो भी इस कार्यों को कार्य करते रहे। और पिछली 2 साल से जो कोरोना काल था, वो कोरोना काल में भी मैंने यहाँ क्लासेस लेने का प्रयास किया और किया। इन क्लासेस का कितना प्रभाव देखते हैं आप? हाँ, तो उनका जो पढ़ाई थी वो मजबूत होते गई, बहुत शून्य से बच्चे आते थे यहाँ पर, तो हमने वो कार्य करने का काम। धम्म शिक्षा के साथ जब वो अपनी एकेडमिक स्टडी को भी आगे बढ़ाते हैं बच्चे, तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव आता है, क्योंकि धम्म की स्टडी ये नीति से जुड़ती है और फिर एकेडमिक शिक्षा में उसका एक अच्छा आधार भी मिलता है।